नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपके लिए अलग अलग विषय लेकर आते हैं और खास तौर पर गुरुवार का दिन होता है पशुपालन से जुड़े विषयों के लिए, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का विषय है शूकर पालन और इसके साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं पशुपालन से जुड़े हुए, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर, जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060 और 1800-113061 ये टोल फ्री नंबर है, जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर कल्याण डे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, असम से। डॉक्टर डे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। जी, आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि एक बेहद ही महत्वाकांक्षी मिशन है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। तो डॉक्टर रैना, हमें बताएं कि जो देसी गाय हैं उनका संवर्धन और संरक्षण इस सरकार की प्राथमिकता में शुरू से ही रहा है और 2014 से ही हम देख रहे हैं कि इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में हमें संक्षेप में इसका परिचय दें कि क्या उद्देश्य रहा है इस मिशन का। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि 2014 में इस मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी और इस जो मिशन का मुख्य जो उद्देश्य था वो देसी नस्ल का संरक्षण और संवर्धन था। और इसके लिए कई कदम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उठाए गए हैं। जैसे हमने देसी नस्लों के अच्छे बुल प्रोड्यूस किए हैं, उनका अच्छा वीर्य जो हम अपने किसानों को अब सप्लाई कर रहे हैं उनके द्वार पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम द्वारा जो हम हर किसान के द्वार पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उसके द्वार पे हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। साथ ही साथ डिजीज फ्री एनिमल्स के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें FMD, मुखुर और ब्रुसेलोसिस की रोग के लिए उसकी भी शुरुआत की गई है। इसके साथ जो नई टेक्निक्स जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे बच्चियां ही पैदा होती हैं, और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसी कई स्कीमों के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करना और इनको फील्ड में अच्छे से प्रमोट किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा। और बाकी अभी हम ये भी देख सकते हैं कि अब हमारे जो किसान भाई हैं वो देसी नस्ल ही खरीदना चाहते हैं, और वो क्योंकि अब देसी नस्ल की उत्पादकता भी बढ़ चुकी है। पिछले रहना इसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि कैसे पहले पशुपालकों में ये संशय था कि देसी नस्ल लेंगे तो उत्पादकता कम होगी, और अब किस तरह से उत्पादकता बढ़ रही है और इस दिशा में भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, जिसके लिए 20 गोकुल ग्राम के लिए 196 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र 50 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए गए हैं, जिससे इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा मिले। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है और इसके तहत स्वदेशी गायों और भैंसों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना में गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपारकर, रेड सिंधी जैसी उच्च कोटि की नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट या गैर विवरणात्मक गो पशुओं का उन्नयन किया जा रहा है। नई तकनीक यानी IVF से तो एक साल में 20 बच्चे तक लिए जा सकते हैं। इस मिशन के तहत केवल नस्ल संवर्धन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पशुपालकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सभी पंजीकृत नस्लों के उच्च कोटि के अनुवांशिक देसी पशुओं को रखा गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक केंद्र को लगभग 1000 हेक्टेयर में स्थापित किया गया है, जिसमें आधुनिक वीर्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, बायोगैस संयंत्र तैयार करने, संतुलित आहार, गौमूत्र और गोबर सामग्री आदि की व्यवस्था करने के लिए मशीनरी भी स्थापित की जा रही है, जिससे एक ही छत के नीचे पशुपालकों को तमाम सुविधाएं दी जा सके।
जी हाँ, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और शूकर पालन के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर डे, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो खेती के साथ साथ अन्य संबद्ध क्षेत्रों से भी जुड़े ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। ऐसे में शूकर पालन उनके लिए कितना बेहतर विकल्प हो सकता है? शूकर पालन मैम, मैं इसलिए कहूंगा कि कोई भी फार्मर आज के दिन में आगे आए, क्योंकि पशुधन तो एक खेती के साथ एक्स्ट्रा इनकम तो देते हैं। आज के दिन में अगर देखें तो पशुधन इतना आगे आ गया कि पशुधन बहुत जगह बहुत सारे किसानों के लिए प्रधान एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है जी। तो उसमें अगर देखा जाए तो हर टाइप के पशुधन हमारे देश में है, गाय भैंस, उसके बाद भेड़ बकरी सब कुछ है। लेकिन हम अगर सूकर की बात करें, सूकर में ज्यादा एडवांटेज इसलिए है कि पहले बात है ये हाईली प्रोलिफिक एनिमल है। प्रोलिफिक मतलब इसके एडवांटेज ये है कि ये साल में 2 बार बच्चा देते हैं, और कोई भी पशुधन ले लीजिए आप, वो साल में 1 बार बच्चा देते हैं। लेकिन सूकर में साल में 2 बार बच्चा देते हैं, और हर बार बच्चा देते हैं 12 से 15, कम से कम 10 के ऊपर तो बच्चा देता ही है। तो ये प्रोलिफिकेशन की वजह से जो किसान सूकर पालन में आए उसका लाभ बढ़ जाता है। और एक चीज है खान पीन का। खान पीन का क्या है कि दूसरे जानवर बहुत सारे चीज फेंक देता है, लेकिन सूकर मतलब ओमनीवरस है, मतलब कुछ भी मिल जाए, कोई भी वेस्ट मिल जाए उसको वेल्थ में बदल सकता है, वो उसके मांस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका क्या है, खाने का एक मतलब खाने के लिए लागत कम हो जाता है, और साथ ही साथ आप एक साथ साल में बहुत सारे मतलब पशुधन मिल जाता है। और इसके साथ है कि आज के दिन में पूरा भारत में सूकर के मांस के बहुत डिमांड है, जिसके वजह से मतलब कोई भी किसान आज के दिन में सूकर पालन में आ सकता है, क्योंकि इस जी हाँ, तो बेहद आसान है सूकर पालन करना, और इसमें मुनाफे की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, और ऐसे में किसान सूकर पालन को अपना सकते हैं। इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। शुकर पालन में आहार की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शुकर बहुत तेजी से विकास करते हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुक्रों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो इनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा होनी चाहिए। साथ ही गेहूं, मूंगफली, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन व नमक का मिश्रण देना चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है, जो घर या होटल में बचे खाद्य पदार्थों से भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा इस पशु की और भी खूबियां हैं, जैसे अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है, और मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। एक बार में मादा शुकर से 6 से 12 बच्चे तक मिलते हैं। इस तरह इनकी संख्या में जल्दी इजाफा होता है। साथ ही बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इस तरह से इस व्यवसाय में तेजी से सुखद परिणाम मिलने लगते हैं। व्यवसाय की सफलता के लिए पशु को बीमारियों से बचाने के उपाय करें। आवास की सफाई पर विशेष ध्यान दें। समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहें। शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि किस तरह से शूकर पालन के जरिए अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर रैना, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि जो देशी पशु हैं उनके उत्पादकता को लेकर पशुपालकों के मन में काफी संशय रहता था। इस संशय को किस तरह से दूर किया जा रहा है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नंद स्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो।
चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रैना, आपसे जवाब चाहेंगे कि जो देसी नस्ल के जो पशु हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इस वक्त किस तरह की उत्पादकता उनसे हमें मिल रही है? जी डॉक्टर रैना। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो देसी नस्लें हैं उसमें ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जो बुल हैं हमारे देसी नस्ल के, उनकी बहुत कमी थी। और अच्छे जो बुल हैं, मतलब कि जिनकी मादा की जो यील्ड थी, जो दूध की उत्पादकता थी, वो 3000-4000 से ज़्यादा थी, वो बहुत कम थे। तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर जितने भी हमारे देश के सेक्स सीमन स्टेशन हैं, जो हमारे सीमन स्टेशन होते हैं जहाँ बुल को रखा जाता है, उनके वीर्य को देखा जाता है और आगे उसको फिर फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान के लिए भेजा जाता है। तो उन सभी की स्ट्रेंथनिंग हुई। स्ट्रेंथनिंग में कहेंगे कि वहाँ नई मशीनें लाई गई, नए अच्छे बुल्स को इंडक्ट किया गया और सिलेक्शन के, मतलब हर जनरेशन में सिलेक्शन से उनकी और अच्छी इम्प्रूवमेंट की गई। और उसके साथ साथ 2019 में फिर कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम शुरू किया गया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में उन अच्छे वीर्य को हर किसान के द्वार पे जाके यूज़ किया गया, जिससे जो देसी नस्लें थी हमारी, उनकी भी दूध में वृद्धि हुई, प्रति पशु वृद्धि भी देखने को मिली है। और जो सारा इसका डाटा है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर था, इसमें पहले कोई भी ऐसा एक नेटवर्क या कोई ऐप नहीं थी या कोई एक नेटवर्क नहीं था जिसमें हम सारा डाटा देख सकते थे। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, इनाफ, 2019 में इस प्रोग्राम के साथ इसे भी लॉन्च किया गया, जिसमें जितना भी कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है, कौन कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, उसकी पूरा लाइव दिखाया जाता है। और उससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कृत्रिम गर्भाधान हो रही है, किस एरिया में हो रही है। फिर हम वहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप का वीर्य वहाँ पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसे पूरा रेगुलेट किया जाता है, स्टेट से भी और सेंटर से भी, केंद्र से भी और राज्य से, दोनों जगह से इस मिशन को रेगुलेट किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हमने गोकुल ग्राम भी खोले हैं। गोकुल ग्राम में हमने जितने भी हमारे देसी पशु हैं उनकी अन्य जितनी, जैसे 50 ब्रीड, अभी हमारे कैटल की 50 ब्रीड है, 19 ब्रीड बफेलोज की हैं, तो कई ब्रीड्स को वहाँ पे रखा गया है और उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए वहाँ पे काम किया जा रहा है। देखा जाता है वहाँ पे भी उनके दूध में उत्पादकता बढ़ी है। आपने अपनी वीडियो में भी बताया कि 2 कामधेनु सेंटर्स भी खोले गए हैं, वहाँ पे सारी ब्रीड्स को रखा गया है और वहाँ पे भी हम देसी नस्लों की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो काफी तेजी से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है कि जो देसी नस्लें हैं उन्हें प्राथमिकता मिले और उसकी जो उपलब्धता हो वो बनी रहे। इसके लिए आइए आगे बढ़ते हैं और शुकर पालन के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं। और डॉक्टर ते, अब आपसे जानना चाहेंगे कि शुकर पालन का व्यवसाय, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही आसान है करना और बहुत ही लाभदायक है, ऐसे में अगर कोई इसे शुरुआत इसकी करना चाहे तो फिर उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, कोई भी मैडम चीज शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो होता है उस चीजों के ऊपर जानकारी। तो उस जानकारी के लिए सबसे पहले क्या है, कोई भी किसान या कोई भी किसान बंधु अगर शुकर पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारे केवीके है, हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होता है और हर स्टेट में, हर राज्य में हमारे वेटनरी कॉलेज है। वहाँ पर इवन कोई भी, यहाँ पर हमारे आसाम में जो राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत, यहाँ पर आके भी ट्रेनिंग लेके जाए। तो ट्रेनिंग लेने से उसको पूरा जानकारी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि कोई बिना जानकारी से शुरू करे तो उसमें उनके लॉस होने के चांसेस है। और आज के दिन में कोई किसान अगर शुकर पालन करना चाह रहे हैं तो पहले ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के तरफ से शुकर पालन हो या कोई भी किसान कुछ भी करना चाहे, पशुधन पालन करना चाहे, उसमें बहुत सारे सब्सिडी है, लोन के प्रबंधन है, तो वो सब लेके वो आसानी से शुकर पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। अगर आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, उसके बाद शुकर पालन की शुरुआत करते हैं, तो उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल जाएगी और जो नुकसान की आशंका होती है किसी भी व्यवसाय में, वो कम हो जाएगी। बहरहाल इसी तरह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन और शुकर पालन के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन और शुगर पालन के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रैना आपसे जानना चाहेंगे कि पशुओं की उत्पादकता जो है उनके स्वास्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में ये जो देसी नस्ल के पशु हैं इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही 2019 में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई और इसमें मुखुर रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जो भी निःशुल्क किया जा रहा है। हम किसानों के द्वार पे जाके या जो भी वहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे किसान जाके अपने पशुओं को टीकाकरण करवा सकते हैं और इससे हमने देखा कि काफ़ी हद तक इन रोगों को कम करने में भी काफ़ी मदद मिली है। और इस मिशन के दौरान ये डिसाइड किया गया था कि 2030 तक इन रोगों से हमें अपने देश को मुक्त करना है और ये 13,500 करोड़ की लागत वाला प्रोग्राम है जो अभी हमारे देश में चल रहा है। साथ के साथ जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे देसी नस्ल के बुल हैं उनका जो वीर्य यूज़ हो रहा है तो उन बुल को भी अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके लिए टेस्टिंग की जाती है। मुख्य 6 बीमारियां जैसे कैम्पाइलोबैक्टर हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, इनके लिए ट्राइकोमोनास, इन सब के लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर उस वीर्य को हम आगे यूज़ करने के लिए फील्ड में भेजते हैं। जब जानी कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके द्वार पे फिर वो जाता है। मतलब ये सब बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तो इससे भी बीमारियों को कम करने में काफ़ी सहायता मिली है। बिल्कुल जी, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अमरेंद्र कुमार जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर। जी अमरेंद्र जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अमरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर हम भी गाय पोसना चाह रहे थे, पालना चाह रहे थे। ठीक है जी, तो ऐसे में आपका क्या सवाल है? तो गाय पालना चाह रहे थे, तो गाय वहाँ से हम नए किस्म का गाय मतलब देसी गाय चाहते हैं, ठीक है। हाँ, नए नस्ल का गाय। ठीक है, आइए जानते हैं ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रैना, क्या आप सुझाव देंगे इन्हें? देखिए, जैसे आप बिहार से कॉल कर रहे हैं तो पहले तो मैं वही कहूँगा कि जैसे डॉक्टर डे ने भी कहा था कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप गायें पालेंगे, नया फार्म खोलना चाह रहे हैं तो पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। तो बिहार से कॉल कर रहे हैं, वहाँ बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं या वहाँ का फार्म देख सकते हैं, या फिर जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं नस्ल के बारे में पूछ रहे थे, जो हमारी देसी नस्लें जो अच्छा दूध उत्पादन कर रही हैं उसमें मैं मुख्य कहूँगा जो है वो है साहिवाल, गिर, एक हमारी रेड सिंधी नस्ल है थारपारकर। ये नस्लें हमारा बहुत अच्छा इनकी दूध उत्पादकता है और इनको आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है ई पशु हाट, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं कि किस किसान के पास कौन सी नस्ल का पशु है और वहाँ से उसकी डिटेल निकाल के आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको अच्छी साहिवाल नस्ल चाहिए तो आप पंजाब एरिया में या हरियाणा में से खरीद सकते हैं, वहाँ हमारे अच्छे डेयरी फार्मर्स हैं जिन्होंने ये नस्ल रखी हुई है। आप थारपारकर खरीदना चाहते हैं तो आप राजस्थान में खरीद सकते हैं। इसके साथ अगर आपको डेयरी फार्म खोलना है तो आपको अगर कोई सब्सिडी चाहिए सरकार से तो
हमारा जो केंद्रीय सरकार है उसने एक नई स्कीम शुरू की थी जिसमें वो 200 पशुओं के लिए 2 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी स्कीम है कि इसमें आपको 200 पशु ही रखने हैं। कम पशुओं के लिए आपको आपका जो बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है वहाँ पे वो कम पशुओं पे भी सब्सिडी देते हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे भी पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर इनमें से किसी नस्ल से भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी दूध देने वाली नस्लें हैं। बिल्कुल। तो अमरेंद्र जी, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पर जवाब मिला है और इस जवाब से आपको जरूर लाभ होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका। जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि अधिक गर्मी कम ज्यादा बरसात, अधिक जाड़ा में सुअर पालन में जो समस्याएं पैदा होती, हमारे सुअर बीमार भी हो जाते हैं, तो हम किस प्रकार से सजग रहें? और दूसरी चीज, इन मौसम में हमें कौन सा टीकाकरण कराना चाहिए और कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर डे, बताएं हमें मौसम के अनुसार किस तरह से सुअर पालन जो कर रहे हैं वो पशुओं का ध्यान रखें और किस तरह की बीमारियां हो सकती है और टीकाकरण कब कराएं? नमस्ते नंद किशोर जी। आपने मतलब हमारे देश बहुत बड़ा देश है, तो इसमें क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी या मौसम के बहुत सारे चेंजेस होते हैं रीजन टू रीजन। हम लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्दियों के मौसम में कितना ज्यादा सर्दी होते हैं और गर्मियों के मौसम में कितना ज्यादा गर्मी होता है। तो ये दोनों मौसम में सूकर के बहुत सारे बीमारी ना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे शरीर या स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है, ऐसे घटनाएं घट जाता है। जैसे आदमियों में क्या होता है, गर्मियों के टाइम हीट स्ट्रेस में हो जाता है, वैसे ही हम सुअर देखते हैं कि उसके पूरा बॉडी चर्बियों से भरा हुआ है, बहुत सारे मोटे जानवर होता है। तो सुअर, जो बड़े सुअर होता है, वो गर्मियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ प्रावधान करना होगा। वो प्रावधान क्या है? सबसे पहले आप ऐसे घर बनाइए जहां पे हाइट अच्छा हो। ठीक है, हाइट अच्छा होगा तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होगा, उससे वो गर्मी कम लगेगा। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कमर्शियली बनाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अगर बड़ा फार्मर बनना चाह रहे हैं, तो अब अगर आपके जब आमदनी शुरू होगा, लाभ शुरू होगा, उसी टाइम से आप जो सूकर के पेन है या सूकर के घर है उसके अंदर फैन लगाइए। तो फैन से क्या होगा, उससे ठंडा मिलेगा। उसके बाद क्या है कि आप अगर छोटे फार्मर हो तो क्या है कि गर्मियों के टाइम सूकर जहां बैठते हैं वहां पर ही छोटा सा एक जगह रखिए या पानी की जगह रखिए, जिसमें क्या है कि वो सूकर के और हमारे भैंस के एक आदत होता है। वो आदत क्या है कि वो पानी में, गर्मियों के टाइम पानी में बैठता है, जिनमें पसीना कम होता है, तो ये पानी में बैठ के अपने शरीर को ठंडा करता है। तो इसीलिए पानी के प्रबंधन रखिए जिसमें वो बैठ पाए या सो पाए, उससे उसका हीट स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके साथ साथ क्या कीजिए, 24 घंटे पानी पीने की व्यवस्था रखिए। उसके बाद और एक चीज हम क्या कर सकते हैं, गर्मियों के टाइम अगर आपके पास वैसे प्रबंधन करने के लिए सुविधा नहीं है कि वो वॉलोइंग करे, मतलब पानी के अंदर जा पाए, ऐसे प्रबंधन करने की सुविधा नहीं है, तो कम से कम जो गर्मियों के पीक टाइम होता है, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे के टाइम के अंदर 1-2 बार आप पानी, 1-2 बाल्टी पानी लेके उसके शरीर में छिड़क दीजिए, उसके शरीर में डाल दीजिए, उससे भी उसको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। वो भी ना कर पाए तो उसके जो शेड है, जो उसके छत है, छत के ऊपर पानी डाल दीजिए, उससे भी उसको बहुत राहत मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि हम उसको कुछ विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट खिला सकते हैं जो गर्मियों के टाइम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। खाना के साथ एंटीऑक्सीडेंट मिक्सचर दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, ये सब उसको हीट स्ट्रेस से बचाते रहते हैं। और आप अगर बड़े फार्मर है तो उस केस में आप आज के दिन में फॉगर आ गया, फॉगर या स्प्रिंकलर, जिससे क्या है कि आप शेड के ऊपर आप वो लगा देंगे तो उससे एक मतलब फिक्स्ड टाइम के बाद उससे बारिश के जैसे या छोटे छोटे पानियों के कणा गिरते रहेंगे, छोटे छोटे पानियों के बूंदे गिरते रहेंगे उसके शरीर के ऊपर, उससे वो हीट स्ट्रेस से बच सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर जी, आपने विस्तार से बताया कि गर्मी के मौसम में खास तौर पर सूकरों का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, बाकी तमाम मौसम में भी किस तरह से रखरखाव की जाती है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। मनीष जी इस वक्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी मनीष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृपया टीवी की आवाज बंद रखेंगे, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी हेलो जी बताएं। जी सुकर पालन के बारे में पता करना आगे। जी कोई खास सवाल? ये खास सवाल ये है, हमें शुरुआत करनी जी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे शुरुआत करें शूकर पालन की। और जैसे कि डॉक्टर डे ने इससे पहले ही बताया है कि प्रशिक्षण जरूर ले ले अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अब डॉक्टर डे आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी लागत लगती है, कम से कम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, और क्या इसके लिए किसी तरह की आर्थिक सहायता, अनुदान की भी व्यवस्था है शूकर पालन के लिए? तो मैडम मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे अभी सवाल आया कि शूकर पालन में वो शुरू करना चाहे, तो शुरू करने से पहले मैंने जैसे पहले ही बताया कि उनको सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के बाद वो धीरे धीरे शुरू करे। पहले वो शुरू करे 3 या 4 शूकर लेके, मतलब 4 मतलब फीमेल लेके और 1 मेल लेके कम से कम शुरू करे। और उसके लिए वो अगर सही तरीके से शुरू करें, ट्रेनिंग के बाद आज के दिन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडी देते हैं, तो उसके लिए वो उनको क्या करना होगा हमारे किसान बंधुओं को कि वो अपने आई कार्ड रहे, उनके लिए जो जरूरी है उनके आई कार्ड लेके जाए, और साथ ही साथ उनको बैंक अकाउंट हो जाए, और साथ ही साथ मतलब वो जो फार्म शूगर फार्म बनाने जा रहे हैं उसके लिए उसकी जमीन हो जाए, या जमीन ना रहे तो जिस जगह वो बनाना चाह रहे हैं उसको लीज की व्यवस्था कागज लेके वो अपने नजदीकी बैंक शाखा में चले जाए, जो भी ग्रामीण बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या जो हमारे बैंक है वो उस इलाके में जो बैंक है वहां पर चले जाए। वहां पर जाने के बाद वहां पर हमारे एक फील्ड ऑफिसर होता है, उनके साथ वो अपने प्लान बताए और क्या जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना मुनाफा हो रहा है ये सब अगर उनको बता दे तो उसमें वो लोन दे देंगे। और लोन 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, और साथ ही साथ नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत हमारे जो नाबार्ड बैंक है उसके थ्रू उनको वो सब्सिडी भी मिल सकता है। वो सब्सिडी कितना है, अगर कोई बिलो पॉवर्टी लेवल है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसान बंधु है तो उनके लिए मतलब 33% सब्सिडी मिल जाता है, और अगर कोई मतलब जनरल कास्ट के है उनके लिए 25% सब्सिडी मिल जाता है। और वही सब्सिडी और भी बढ़ जाता है अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से हो, नॉर्थ ईस्ट से कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से किसान आ जाए तो उनके लिए 50% सब्सिडी है, और इस जनरल फार्मर के लिए 35% सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी लेके वो अपने फार्म शुरू कर सकते हैं। तो फार्म शुरू करने के लिए उनको क्या करना होगा, अपने एरिया में अगर जैसे हमारे किसान बंधु ने सवाल किया वो यूपी से है, तो यूपी में कौन सा नस्ल के हमारे मतलब शुरू कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल नस्लों का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अहम होता है। डॉक्टर डे इसके बारे में जानेंगे आपसे कि शूकर पालन जो करना चाहते हैं उन्हें किन नस्लों का चुनाव करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेवंत दास जी जुड़े हुए हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से, आइए उनसे बात करते हैं। जी रेवंत दास जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी आपल्याला हे गोकुल ग्राम म्हणजे योजनेविषयी माहिती पाहिजे होती आणि ते आपल्याला राबवता म्हणजे भेटेल का वो? जी आपकी जो बात है वो हम सही समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आप गोकुल ग्राम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ। जी ठीक है, ये जानते हैं गोकुल ग्राम के बारे में बताएं हमें डॉक्टर रैना, गोकुल ग्राम क्या है और इससे किस तरह से जो पशुपालक है वो जुड़ सकते हैं, क्या लाभ है उन्हें? डॉक्टर रैना जी देखिए, गोकुल ग्राम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही स्थापित किए गए थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम गोकुल ग्राम में जो देसी नस्लें हैं हमारी, जो उस राज्य की, अगर महाराष्ट्र में जहाँ गोकुल ग्राम है तो वो महाराष्ट्र की जो नस्ल है, जैसे मैं कहूँ रेड कंदारी नस्ल है महाराष्ट्र की, पंडारपुरी नस्ल है, तो इनको वहाँ पे रख के कि हम इनका कैसे और संरक्षण किया और संवर्धन कैसे कर सकते हैं, उन पे हमने अच्छा वीर्य यूज किया और उन ब्रीड्स को हमने वहाँ पे प्रमोट किया ताकि आगे हम अपने किसान भाइयों को भी इस ब्रीड्स में कि इन नस्लों के बारे में बता सकें कि ये नस्लें भी अच्छी हैं और इनका हमने संरक्षण संवर्धन किया। ऐसे ही हमने पूरे देश में अलग अलग हमारे राज्यों में
गोकुल ग्राम स्थापित किए हैं और आगे भी स्थापित हो रहे हैं, जहां हम देसी नस्लों को रख रहे हैं और जो हमारे वहाँ के लोकल किसान भाई हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि देसी नस्लें वहाँ कैसे कैसे हैं, कैसे उनका रख रखाव हो रहा है, कैसे उनके दूध और उत्पादकता और में वृद्धि हो रही है, कौन सी हम नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये इन सब को करने के लिए हमारे किसान भाइयों में देसी नस्लों को और प्रमोट करने के लिए हमने राष्ट्रीय गोकुल ग्राम इसके अंदर खोले थे और ये कई राज्यों में गोकुल ग्राम खोले जा चुके हैं और कई राष्ट्रीय गोकुल ग्राम अभी खोले जा चुके हैं और कई खोले जा रहे हैं टाइम के साथ। इन गोकुल ग्राम्स को पता करने के लिए आप हमारे जो लिस्ट है, पूरी हमारी जो DASD की साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसमें भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आप देख सकते हैं और कौन कौन सी ब्रीड वहाँ पे रखी जा रही है, नस्ल कौन कौन सी रखी जा रही है, कंजर्व की जा रही है, उसकी भी पूरी डिटेल है और आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। बिल्कुल। तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और तमाम जानकारी आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से जरूर आपको लाभ होगा। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम शुकर पालन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दीपक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दीपक जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? कृपया टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। जी मैडम जी, ये हमारा पशुपालन है जी। ठीक है। और जी हमारे पास गायें हैं। ठीक है। और उनके शरीर पर मोटी मोटी गोली गोली सी हो रही जी। अच्छा, तो दाने से हो रहे हैं? जी पशु है मेरे पास, गायें हैं, गायें 4-5। ठीक है। तो जी उनके पास उनके शरीर के ऊपर गोली सी हो रही है। अच्छा, गोली गोली सी हो रही है जी, नाट पर पूरे शरीर पर होगी। तो जी उनके अंदर से काला काला निकला है। जी जी। तो जी उनका देसी
उपाय बताओ, और वैसे बताओ स्टोर का जो मेडिकल का उपाय हो। डॉक्टर रैना जो बता रहे हैं लक्षण कहीं ये लंपी वायरस तो नहीं इंडिकेट? ये लंपी स्किन डिजीज ही है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में इस टाइम काफी फैली हुई है लंपी स्किन डिजीज। तो इसमें तो बुखार आता है और उसके बाद छाले आना शुरू हो जाते हैं पूरे शरीर पे। तो पहले तो जिस पशु में हुई है उस पशु को बाकियों से अलग कर दीजिए और आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से भी संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का ऐसे तो कोई दवाई होती नहीं है, पर जिस तरह के उसमें सिम्टम देखे जाते हैं, छाले आ रहे हैं तो वो एक लोकल पेस्ट आता है उसको लगा देंगे उस पे, उसके साथ ही साथ बुखार आ रहा है तो उसकी भी दवाई देके बुखार कम कर देंगे। तो 3 से 5 दिन जो हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं इस डिजीज का होता है, कई बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, लंबी देर तक भी छाले देखने को मिलते हैं। पर अब जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक है उसको दिखाइए और ट्रीटमेंट इसकी शुरू करवाइए। छालों पे वो पेस्ट लगा देंगे। अगर देसी कई हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो देसी नुस्खा भी इसका अपनाते हैं कि नीम के पत्तों को लेके उनको उबाल के फिर उसमें कई हल्दी वगैरह डाल के उसका एक पेस्ट बना के भी लगाते हैं। पर मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाइए, पेस्ट लगाइए उन छालों पे और उस पशु का कुछ दिन तक चाहे आप दूध मत लीजिए, क्योंकि पशु कमज़ोर हो जाता है, कई बार वो खाना पीना भी कम कर देता है। अगर वो खा रहा है नॉर्मली तो उसको जितना खा रहा है उतना खिलाइए, कम मत कीजिए, उतना ही पानी पिलाइए, चारा हरा चारा सूखा जितना खा रहा है उसको खिलाइए। अगर कम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट फीड, मतलब कि थोड़ा सा जो आराम से वो हजम कर सके, इस टाइप की चीज़ें खिलाइए उसको और बाकी पशुओं से अलग रखिए। साथ के साथ वो पेस्ट और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आप शुरू करवा दीजिए, क्योंकि आप 5-7 दिन तक ये छाले देखने को मिलते हैं और पशु को कई बार दर्द भी होता है। और जहाँ पे आप पशु को रख रहे हैं उस जगह को भी आप साफ रखिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैलता है, तो उस एरिया को भी आप पूरा अच्छे से साफ रखिए। बिल्कुल दीपक जी, स्वच्छता का बेहद ध्यान रखिएगा इस वक्त, और जैसा कि डॉक्टर रैना ने आपको सुझाव दिया है इन बातों पर जरूर अमल करें, दूसरे पशुओं से अलग कर दे और साथ ही पेस्ट और एंटीबायोटिक जरूर शुरू करें और नजदीकी पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रद्युम्न जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। सर नमस्ते, मुझे ये पूछना है कि गौशाला में क्या सब्सिडी है गाजियाबाद में? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रैना, गौशाला के लिए किस तरह की सब्सिडी दी जाती है? देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सच गौशाला को डायरेक्ट सब्सिडी तो नहीं दी जाती। हमने एक स्कीम शुरू की थी, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जिसमें हम नया डेयरी फार्म खोलने के लिए 200 पशुओं का डेयरी फार्म खोलने के लिए 2 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब कि मिनिमम आपको 200 पशु रखने हैं, देसी नस्ल के हों तो ज़्यादा अच्छा है, और उनके लिए आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वो भी आप हमारे ऑनलाइन जाके NDDB के थ्रू हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो NDDB की जो साइट है eoi.nddb.coop, वहाँ पे जाके आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वो प्रोजेक्ट को पूरा देखेंगे आपके, उसके बाद आपको एक लेटर सेंक्शन करेंगे। उस लेटर से आपको 2 करोड़ का बैंक लोन लेना है और साथ ही साथ हमारे पास वो आएगा तो हम 2 करोड़ की आपको सब्सिडी भी दे देंगे उसमें। गौशाला के लिए एज सच कोई अलग से प्रस्थान नहीं है पैसे देने का। हाँ, लेकिन जो हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड में गौशाला को देखा जाता है, उसमें जो पशुओं को बीमारियां वगैरह हैं उसमें कुछ प्रावधान उनको दिए जाते हैं। लेकिन अब फिर भी एक प्रोजेक्ट बना के डाल सकते हैं NDDB को, जो हमारे पास आएगा तो उसमें हम आपको कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। आप हमारी जो साइट है मंत्रालय की DAHT.com पे जाके हमारी साइट पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उसकी गाइडलाइंस देख लीजिए। उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बना के आप NDDB को सबमिट कर दीजिए eoi.nddb.coop के साइट पे, तो फिर वो प्रोजेक्ट में आपको सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल प्रद्युम्न जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और शुकर पालन के बारे में आइए कुछ जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया कि जो पशुपालक है शुकर पालन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो किन नस्लों का चुनाव करें। तो ऐसे में हमें कुछ उन्नत नस्लों के बारे में बताएं। देखिए मैडम, हमारे देश में मतलब हमारे पूरे भारत में अभी 3 टाइप के नस्ल है। एक कुछ है देसी, कुछ है संकर प्रजाति की क्रॉसब्रीड, और कुछ है जो एक्सोटिक मतलब बाहर विदेशी नस्ल। तो जो देसी नस्ल है वो छोटे हाइट के होते हैं और छोटे साइज के होते हैं, जिसके वजन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो इस एनवायरनमेंट में, हमारे देश के एनवायरनमेंट में, मौसम में बहुत अच्छे से ढल चुके हैं सदियों से।
तो उस नस्लों के अंदर है हमारे घुंघरू है जो बंगाल में मिलता है, उसके बाद जैसे नियन मेघा करके है जो मेघालय में मिलता है, गुर्रा करके एक है जो हमारे यूपी में मिलता है, उसके बाद गोवा में एक है एबोंडा गोवान करके गोवा में एक नस्ल है, उसके बाद हमारे माली करके एक है जो त्रिपुरा में राज्य में मिलता है। ऐसे ही हमारे 10 नस्ल है तो जो देसी नस्ल है। उसके बाद है जो इंडिया में अभी जो क्रॉस ब्रीड मतलब एक्सोटिक नस्ल है उसके अंदर है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मोस्टली यूज होता है साउथ इंडिया में जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज हो रहा है, और जो वहाँ के लोकल ब्रीड है जो नॉन डिस्क्रिप्टिव है जो किसी भी स्पेसिफिक ब्रीड का नहीं है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है या उसका नस्ल सुधार किया जा रहा है, जो वहाँ के जो लोकल यूनिवर्सिटीज है वहाँ के हर राज्य के वहाँ पर कोई ना कोई क्रॉस ब्रीड डेवलप किया गया है जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से डेवलप किया गया। जैसे तमिलनाडु में केपीएम गोल्ड करके एक क्रॉस ब्रीड डेवलप किया गया है, उसके बाद केरल में मानुती व्हाइट करके एक क्रॉस ब्रीड डेवलप किया गया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी वहाँ के लोकल क्रॉस ब्रीड के साथ लोकल ब्रीड नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड के साथ हमारे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के क्रॉस करके एक क्रॉस ब्रीड डेवलप किया गया। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान संस्थान में एक रानी करके क्रॉस ब्रीड डेवलप किया गया है जो कि घुंघरू नस्ल और हैम्पशायर के क्रॉस करके डेवलप किया गया है। तो ऐसे तो कई अच्छी नस्लें हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं पशुपालक और उनसे अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। उपेंद्र कुमार जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए उपेंद्र जी, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। टीवी की आवाज बंद करते हैं। हाँ सर, मैं जो है कि पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहा हूँ सर। ठीक है। और उसमें एसी फार्म खोलना चाह रहा हूँ, तो उसमें सब्सिडी कितना मिलता है उसी को पूछ रहे थे मैडम। आप देसी गाय का फार्म खोलना चाहते हैं? मुर्गी का। अच्छा, ठीक है। वैसे तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो शूकर पालन पर है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर हम कार्यक्रम ये पेश कर रहे हैं। मुर्गी पालन से जुड़े हुए विषय लेकर भी हम समय समय पर हेलो किसान कार्यक्रम में आते हैं और आप जरूर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इससे पहले ही कार्यक्रम से पहले आपको जानकारी मिल जाएगी जब हम मुर्गी पालन पर लेकर आएंगे कार्यक्रम। और इसके अलावा डॉक्टर रैना, अगर कुछ भी व्यवसाय इस तरह का शुरू करना चाहते हैं, कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे जो पोल्ट्री फार्मिंग है उस पे सब्सिडी दी जाती है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन द्वारा। अच्छा। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन भी एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का एक विभाग है और उसमें हम पोल्ट्री फार्म शुरू करने पे सब्सिडी देते हैं। राशि लगभग मुझे लगता है जो सब्सिडी दी जाती है वो 25 लाख तक दी जाती है। अच्छा। इसको एक बार आप इसकी गाइडलाइन देख लेंगे साइट पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितनी दी जाती है। लगभग 25 लाख के करीब राशि दी जाती है, पर इसमें आपको जो मुर्गियां रखनी है वो देसी नस्ल की रखनी है। जो हमारी देसी मुर्गियां वही आप रख सकते हैं और आपको इसके लिए पहले एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। हमारा उद्यमी पोर्टल है UDYAMI उद्यमी पोर्टल है जिसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी। वहाँ पे आपको अपने पोल्ट्री फार्म का सबमिट करना है। आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री में ईमेल भी कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट में आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। आपको देसी मुर्गियां रखनी है, मदर स्टॉक मेंटेन करना है और टोटल मुर्गियां 500 से 700 तक की मुर्गियां आपको देसी रखनी है। ये वहीं गाइडलाइन में देख लीजिएगा। और इन पे फिर आपको 25 लाख का लोन लेना और 25 लाख की सब्सिडी है। ये सब कुछ आपको गाइडलाइन में वहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में। तो ऐसे आप अपना पोल्ट्री फार्म को शुरुआत कर सकते हैं। पर इसमें सबसे जो मेन बात यही है कि ये देसी जो हमारे मुर्गियां हैं वही आप वहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ CPDO हैं, सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा। वहाँ पे भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वो अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में है और कई और जगह पे भी है। तो वहाँ पे जाके भी आप पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल उपेंद्र जी, विस्तार से आपको जानकारी मिल गई है। हमें उम्मीद है कि इससे जरूर आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। दिलीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वानखेड़े महाराष्ट्र से। दिलीप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दिलीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैडम, वो सुपर का जो मासा था उसकी मार्केटिंग कहाँ करनी है?
जी जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दे कृपया। हाँ, शुगर का मांस आता ना। हाँ, शुगर का मांस होता है जी, उसकी मार्केटिंग के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर देव बताएं। तो आज के डेट में शुगर की डिमांड पूरा भारत में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है, सभी स्टेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो शुगर के मांस आपने लोकल मार्केट मिल रहा है। आप अगर बड़े फार्मर हो तो आप ट्रांसपोर्ट करके नॉर्थ ईस्ट में भेज दीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगर छोटे किसान हो तो आपके लोकल जो मार्केट है वहां पर सेल कर सकते हैं, या आप जो आपके आसपास में होटल है वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो शुगर के मांस आज के दिन में शुगर के मांस बेचना कोई बड़े बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग एरिया है। उस मार्केट को लेके और डिमांड को लेके कोई सवाल ही नहीं है इसमें। बिल्कुल दिलीप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर डे, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो पशु है उसका रखरखाव जो है वो बेहद जरूरी चीज हो जाती है। ऐसे में इनके बाड़े का जो इंतजाम है वो किस तरह से करना चाहिए पशुपालकों को, खास तौर पे आहार की बात अगर करें, जैसे कि आपने बताया भी था कि बहुत ज्यादा आहार को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तमाम चीजें जो शुगर है वो खा सकते हैं। फिर भी अगर कोई खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका मांस तेजी से बढ़े और वो स्वस्थ भी रहें। तो अगर हम साइंटिफिक वे में पालन करना चाहे तो शुगर के पालन के लिए दो चीज, कोई भी पशुधन पालन के लिए दो चीज के ध्यान रखा जाता है। एक है उसके प्रोटीन और दूसरे है एनर्जी। तो शुगर के हम अगर देखें तो 3 स्टेज होता है। एक होता है स्टार्टर या ग्रोअर, उसके बाद है स्टार्टर के बाद ग्रोअर और फिनिशर। तो 3 स्टेज होता है। स्टार्टर मतलब आप इनिशियल फेज ऑफ द लाइफ, मतलब पहले 8 हफ्ते तक आप स्टार्टर या विनर रेशन देंगे, उसके बाद आप देंगे ग्रोअर रेशन 8 से 16 वीक 17 वीक, और उसके बाद 17 से 27 वीक तक आप फिनिशर रेशन देंगे, मतलब खाना देंगे। तो उसमें आपको प्रोटीन के ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके ग्रोथ ज्यादा जल्दी होता है, इसीलिए उनके प्रोटीन और एनर्जी ज्यादा चाहिए। उनको जो खाना दिया जाता है उसमें 20% के आसपास प्रोटीन दिया जाता है, और जो बाकी स्टेज है जैसे ग्रोअर के 18% और फिनिशर के 16%, और इनमें जो एनर्जी रहता है 3100 किलो कैलोरी, 3100 मेटाबॉलिज्बल एनर्जी किलो कैलोरी में फॉर्म में रहता है पर केजी ऑफ मतलब फीड में। तो इस हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें ध्यान रखा जाता है जनरली बहुत सारे चीज, कमर्शियल फीड जो अवेलेबल है उसमें एनर्जी सोर्स के लिए मेज यूज होता है, राइस ब्रान यूज होता है, व्हीट यूज होता है, व्हीट ब्रान यूज होता है, मतलब गेहूं के और चावल के दाने और छिलके ये सब यूज होता है। और उसके बाद प्रोटीन सोर्स के लिए जैसे फिश मील मिलता है, उसके साथ आपको मिलता है कि बहुत सारे तो ये तमाम चीजें हैं जिसे पशु को आहार के तौर पे दिया जा सकता है। उनका अच्छा स्वास्थ्य भी बना रहेगा और मांस भी तेजी से बढ़ेगा। और इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी कार्यक्रम हेलो किसान में, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। बाबूलाल जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो बाबूलाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, सीधे सीधे फोन लाइन से बात करें। जी बताएं। हेलो जी, टीवी की आवाज बंद रखिए बाबूलाल जी, बातचीत में रुकावट आएगी। अरे हमारे पास मान लो वैक्सीन लगा लिया हमने, गाय को ऊपर तो फिर भी साले क्यों होते हैं? बाबूलाल जी आपकी आवाज हम साफ साफ नहीं सुन पा रहे हैं, कृपया टीवी की आवाज बंद कीजिए और बताएं एक बार फिर से अपना सवाल। अरे हमारे पास एक गाय है। जी आपके पास गाय है, ठीक है। तो उसके बारे में ऊपर छाले हो रहा है, वैक्सीन भी लगा लिया पर वो अभी बंद नहीं हो रही, क्या कारण? जी 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 डॉक्टर है ना? जी देखिए, आप जो मुंह के अंदर छाले की बात कर रहे हैं वो मुखुर रोग में देखा जाता है कि खुर पे और मुंह पे छाले होते हैं। तो मुखुर रोग में आपने वैक्सीन लगवा ली, एक बार आपने टीका लगवा लिया होगा, लेकिन उसका बूस्टर भी लगवाना होता है। मतलब उसको जैसे 6 महीने के बाद उसका जो टीकाकरण है वो दोबारा से करवाया जाता है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो तब भी फिर ये डिजीज रिपीट हो जाती है, ये रोग दोबारा हो जाता है। तो डॉक्टर है ना, माफ कीजिएगा, ऐसा लग रहा है उनके सवाल से कि वो स्किन पे यानी त्वचा पे छालों की बात कर रहे हैं, तो शायद ये लंपी स्किन डिजीज की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुझाव दे दे, लंपी स्किन डिजीज काफी फैल रहा है। जी, छाले 2 बीमारियों में मुख्य आते हैं। अगर पूरी त्वचा पे आ रहे हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं लंपी स्किन में पूरी त्वचा में छाले बन रहे हैं, तो वो लंपी स्किन डिजीज है। उसमें जो आजकल हमारी गाइडलाइन जो जारी हो रही है वो यही है कि जैसे ही आपके पशु को छाले आते हैं आप उसको बाकी पशुओं से अलग कर दीजिए, पहली बात, क्योंकि वो वायरल डिजीज है तो बहुत तेजी से फैल रही है। उसको साफ जगह पे रखिए, नजदीकी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करिए और उसको बुखार की और छालों का जो भी वो पशु चिकित्सक भेजते हैं उसका इस्तेमाल करते रहिए। 3 से 5 दिन तक देखा जाता है कि ये छाले रहते हैं। उस दौरान अगर आपका पशु नॉर्मली खा पी रहा है तो उसको नॉर्मली खिलाइए पिलाइए, और अगर उसका दूध भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस दूध को भी आप अच्छे से उबाल कर पी सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप अपने हाथ में भी ग्लव्स लगा के पशु के पास जाएं, उसके दानों को वैसे मत छुएं, पर कोई भी अगर पेस्ट लगाएंगे तो ग्लव्स लगा के उस पशु के छालों पे लगाएं। दूसरा रोग जिसमें हमें सिर्फ पैरों में और मुंह के अंदर छाले देखने को मिलते हैं वो है मुखुर रोग। उस रोग की तो वैक्सीनेशन हो रही है हमारे देश में। FMD की वैक्सीन हमारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है यहीं से करवाई जाती है, निःशुल्क कराई जाती है। पर उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो एक बार नहीं होती, उसको 6 महीने बाद उसका बूस्टर डोज लगवाना होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार टीका लगवा लिया दोबारा कभी नहीं होगी, तो उसका अगर आपने बूस्टर नहीं लगवाया तो वो फिर भी हो सकती है। तो यही 2 बीमारियां जिनमें छाले होते हैं, तो आप अपने पशु को ऐसे उनसे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो जवाब आपको विस्तार से दिया गया है इस पर जरूर आप अमल करेंगे और इससे आपको लाभ ही होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर डे मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे पास कुछ ईमेल के जरिए भी सवाल आते हैं। एक सवाल पूछा है किशन कुमार जी ने महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, उनका ईमेल आया है। उन्होंने पूछा है कि मैं सुअर के थनैला और कॉक्सिडियोसिस रोग के बारे में जानना चाहता हूं, इसके लक्षण क्या है और नियंत्रण कैसे करें? देखिए, कॉक्सिडियोसिस और थैनेला जो रोग है, कॉक्सिडियोसिस एक मतलब प्रोटोजोआ है, तो उसके रोकथाम के लिए आपको प्रोटोजोन जो एंटी पैरासाइट है वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ रोग कोई भी हो, रोकथाम के लिए आपको जो बाड़ा है उसके साफ सफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसको बाड़े को आप साफ सफाई किए। अगर मिट्टी के है कॉक्सिडियोसिस, अगर मिट्टी के अगर बाड़ा है तो मिट्टी को हर 6 महीने में चेंज कीजिए और हर हफ्ते वहां पर चूना दीजिए और या ब्लीचिंग पाउडर दीजिए और मतलब उसको ड्राई रखिए। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बरतनी बेहद जरूरी है। डॉक्टर कल्याण डे, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी शुकर पालन के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी। और इसके साथ ही डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में इतना अहम जानकारियां आपने दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आप लाभ ले सकते हैं और इसके साथ ही शुगर पालन से किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में अब आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय होगा मधुमक्खी पालन से कैसे बढ़ाएं आय और पपीते की रोपाई एवं फसल प्रबंधन। इन विषयों के बारे में कल कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।